हेलो कायनातीस। आप में से कुछ लोगों ने सुना होगा विलियम शैटनर का नाम। वो मशहूर हैं कैप्टन कर्क के नाम से। जो ओरिजिनल जो स्टार ट्रैक सीरीज थी ये उसमें उन्होंने प्ले किया था। अब पिछले साल 2021 में विलियम शैटनर को पहली दफ़ा वाकई स्पेस में जाने का मौका मिला। 90 साल की उम्र में वो ब्लू ऑरिजिन जो जेफ बेजोस की कंपनी है उसके रॉकेट के तहत वो तकरीबन 100 किलोमीटर ऊपर खला में गए और फिर वहां से वापस आए। उसके बाद जो उनकी तस्वीरें थी वो बहुत खुशी की तस्वीरें थी और वाकई एक लिहाज से ऊपर से जाकर आपको जमीन को देखने का मौका मिला। लेकिन अभी हाल ही में उन्होंने एक और अभी इनकी किताब में उन्होंने लिखा कि जब उस वक्त तो उनको बहुत खुशी हुई थी जब वो खला में गए थे, लेकिन ऊपर जाकर जब उन्होंने जमीन के देखा तो बजाय कि वो एक लिहाज से एक खुशाइंद बात होती, उनके लिए एक ऐसा लगा जैसे कि ये एक जनाजा है। ये है कायनाती गपशप और मैं हूं सलमान हमीद। आज हम अपनी जमीन की शक्ल से काफी वाकिफ हैं। हमने उसकी बहुत सारी तस्वीरें देखी हुई हैं। ये मेरे पीछे भी जमीन की एक तस्वीर है। हम इसको नीली दुनिया या ब्लू प्लेनेट कहते हैं। लेकिन एक अजीब सी बात यह है कि आज से 60-70 साल पहले तक हमें यह नहीं पता था कि हमारी जमीन जो है वो खला से कैसे नजर आएगी। अब इसका जो कोई ताल्लुक जो है वो फ्लैट अर्थ से नहीं है। वो कुछ लोगों का ख्याल होता है कि इंसान जो है वो आज से 400-500 साल पहले ये समझते थे कि ज़मीन जो है वो फ्लैट है। ऐसी कोई बात नहीं। इंसानों को पता था कि ज़मीन जो है वो गोल है और ये एक मिथ है जो बाद में डेवलप हुआ। इसके सिलसिले में फिर कभी बात करेंगे। लेकिन ये जो ज़मीन की शक्ल की बात कर रहा हूं वो इस चीज़ की है कि कुछ लोगों का ख्याल था कि अगर हम अपनी जमीन को खला से देखें तो वो ज्यादातर सब्ज और खाकी रंग की नजर आएगी, यानी कि जो उसकी ग्रीनरी है वो डोमिनेट करेगी और साथ में जो उसके सहरा हैं। ज्यादातर लोगों का ख्याल था कि ये जो समुंदर वगैरह हैं वो काफी जरा डार्क किस्म के होंगे, वो ज्यादा रोशनी को रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे। कुछ लोगों का ख्याल था कि ये जो समुंदर का पानी है वो इतना ज्यादा रिफ्लेक्ट करेगा कि सूरज की रोशनी जो है वो एक लिहाज से हमारी जमीन को वो सोने का रंग यानी कि गोल्डन रंग का बना देगी। लेकिन वाकई जमीन जो है वो कैसी नजर आएगी ये सिर्फ स्पेस एज के डॉन के बाद हमें पता चलना शुरू हुआ। शुरू में तो कुछ जो कहलाती हैं सब ऑर्बिटल फ्लाइट्स, यानी कि ये बिल्कुल हमारे ज़मीन से दूर जाने की नहीं लेकिन हमारे लो अर्थ ऑर्बिट की तस्वीरें ली गई, तो उस समय थोड़ा बहुत पता चलना शुरू हुआ हमारे ज़मीन के होराइजन का। लेकिन अपोलो प्रोग्राम की पहली दफ़ा हमें यह मौका मिला कि हम ज़मीन की तस्वीर जो है वो ज़रा दूर से ले सकें। इसके सिलसिले में अगर आपको और देखना हो या और पढ़ना हो तो बहुत ही जबरदस्त किताब है एक, अर्थराइज, हाउ मैन फर्स्ट सॉ द अर्थ। ये रॉबर्ट पूल की किताब है। ये एक हिस्टोरियन है और उन्होंने इसी चीज को डॉक्यूमेंट किया है कि इंसान जो है उसने किस तरह से हमारी अपनी जमीन को देखना शुरू किया। 24 दिसंबर 1968 या 24 दिसंबर 1968 को पहली दफा इंसानी आंखों ने जमीन को खला से देखा पूरी तरह से। यह एक अमेजिंग चीज है कि हम पिन पॉइंट कर सकते हैं कि पहली दफा कब इंसानों ने पूरी जमीन को देखा। और एक अच्छी चीज यह है कि उसको देखने के बाद उसकी तस्वीर भी ली जो एक बहुत ही मशहूर तस्वीर बन गई। इस तस्वीर को कहते हैं अर्थ राइज। ये अपोलो 8 एस्ट्रोनॉट्स ने ली थी। इसकी फैसिनेटिंग कहानी है कि अपोलो 8 का जो मिशन है, जो चांद के ऊपर जिसने लैंड नहीं किया, लेकिन यह पहला मिशन था जो इंसानों को चांद के गिर्द ऑर्बिट पर लेके गया और फिर वहां से वो वापस आ गए। इसकी कहानी फैसिनेटिंग इसलिए है क्योंकि ख्याल यह था कि सोवियत यूनियन जो है उस जमाने में जो स्पेस रेस का हिस्सा था वो काफी अनकरीब
इंसान भेजने वाला था, क्योंकि सितंबर 1968 या सितंबर 1968 में सोवियत यूनियन ने 2 कछुए जो हैं या टॉर्टोइस जो हैं वो चांद के गिर्द ऑर्बिट में भेजे थे और फिर वो वापस आ गए। अब मुझे नहीं पता कि वो जो कछुए हैं उन्होंने जमीन को वहां से देखा या नहीं देखा, वरना फिर हम ये कह सकते हैं कि पहली दफा अगर किसी स्पीसीज ने चांद को पूरी तरह से देखा तो वो कछुए थे। लेकिन इंसानों का हमें ये पता है कि वो दिसंबर 1968 में उन्होंने पहली दफा जमीन को देखा। वो अपोलो 8 में 3 एस्ट्रोनॉट थे जो चांद का ऑर्बिट कर रहे थे और उनका जो मेन मिशन था वो ये था कि वो चांद की सतह को मैप करें ताकि वो अपोलो 11 की जो लैंडिंग साइट है जो मुस्तकबिल में होनी थी वो उसको वहां पर पता कर सकें कि कौन सी बेहतर जगह है जहां पर अपोलो 11 लैंड कर सके। तो एक लिहाज से उनका तमाम फोकस जो था वो चांद के ऊपर था, बल्कि उसके जो पहले 3 ऑर्बिट्स हैं उन्होंने उसमें जमीन को उन्होंने नोटिस ही नहीं किया। उसकी 2 वजूहत थी। एक तो यह है कि वहां पर जो खिड़कियां थी अपोलो 8 की वो काफी छोटी थी और उसमें से 1-2 खिड़कियां जो थी वो थोड़ी सी फॉगी भी हुई थी, और दूसरी वजह यह थी कि जिस तरह से वो चांद के गिर्द ऑर्बिट कर रहे थे, जो शिप की जो ओरिएंटेशन थी वो इस तरह से थी कि जमीन जो है वो पीछे उनके नजर आती। लेकिन चौथे ऑर्बिट में इस स्पेसक्राफ्ट की ओरिएंटेशन बदली, यानी कि जब अगली दफा जमीन आई तो वो उनको सामने से नजर आई। अब आप जरा इमेजिन करें कि इन एस्ट्रोनॉट्स की क्या फीलिंग्स होंगी जब उन्होंने जमीन को पहली दफा ये चांद के पीछे से एक लिहाज से तुलू होते हुए देखा। वैसे तो इनके ऑर्बिट की वजह से वो पीछे से नजर आना शुरू हुई। अब ये जो आप इस वक्त देख रहे हैं ये रिक्रिएशन है नए डेटा से, यानी कि उस वक्त का जो कैमरे थे वो तस्वीरें तो खैर अच्छी थी, बल्कि एस्ट्रोनॉट्स ने कलर्ड तस्वीरें भी ली, लेकिन अब हमारे पास बेहतर तस्वीरें मौजूद हैं। तो ये उसकी रिक्रिएशन है अपोलो 8 मिशन की कि एक्चुअल में एस्ट्रोनॉट्स जो हैं वो अपनी आंखों से उनको जमीन कैसी नजर आ रही होगी। अब इसमें एक जबरदस्त चीज ये है, जो एस्ट्रोनॉट्स ने काफी दफा, ये जो तीनों एस्ट्रोनॉट्स थे उन्होंने इसकी बात की कि उनको वहां पर कोई ज्यादा रंग नजर नहीं आ रहे थे, क्योंकि जो चांद है वो बिल्कुल ग्रे सा था और फिर उसके पीछे डार्क स्पेस और उसके अंदर जो है वो नीली दुनिया नमूदार हुई। एक लिहाज से इसकी वजह से वो जो कॉन्ट्रास्ट है, जो ग्रे या डार्क उसके साथ नीला, वो बहुत ही स्ट्राइकिंग था। बल्कि इसमें जो एक एस्ट्रोनॉट थे अपोलो 8 के, बिल एंडर्स, उन्होंने कहा कि we'd spent all our time on earth training about how to study the moon, how to go to the moon. It was very lunar oriented, यानी कि वो चांद के ऊपर उनका सारा फोकस था। And yet when I looked up and saw the earth coming up on this very stark, beat up lunar horizon, an earth that was the only color that we could see, a very fragile looking earth, a very delicate looking earth, I was immediately almost overcome by the thought that here we came all this way to the moon, and yet the most significant thing we are seeing is our own home planet, the earth. ये उसकी मेन चीज थी कि जब उन्होंने जमीन को देखा, हालांकि जो एक उनका एम्फसिस था वो तो चांद को देखने का था, चांद के ऊपर जबरदस्त चीजों को तलाश करने का था, लेकिन ये जो तस्वीर थी जमीन की, एक लिहाज से उसने सारा फोकस अपनी तरफ ले लिया और उसकी जो नजाकत है, उसका जो नाजुकपन है, वो भी एक लिहाज से उनको नजर आया। अब जरा एक और चीज भी सोचें कि आज तक सिर्फ 24 इंसान हैं जिन्होंने पूरी जमीन को देखा है। ये वो हैं जो या तो वो चांद पर उन्होंने लैंड किया या वो चांद के गिर्द ऑर्बिट कर कर वापस आए। मगर ये 24 के 24 जो हैं वो मर्द हैं, वो वाइट हैं और वो एक ही मुल्क से उनका ताल्लुक है। तो एक लिहाज से जरा डाइवर्स पर्सपेक्टिव या दूसरे किस्म का पर्सपेक्टिव वो थोड़ा सा मिसिंग है।
لیکن امید ہے کہ اب اور لوگ بھی وہاں پر جانا شروع ہوں گے، اور ایک لحاظ سے ہماری زمین کے سلسلے میں جو ہماری ریفلیکشنز ہیں شاید وہ بھی مختلف قسم کی بدلنا شروع ہوں۔ لیکن سب سے مشہور تصویر جو ہے وہ آخری اپولو مشن کی ہے۔ یہ اپولو 17 جو اس نے 50 سال پہلے، بلکہ یہ تصویر جو ہے وہ 7 دسمبر 1972 کو لی گئی، یعنی کہ تقریباً 50 سال پہلے اس نے اس زمین کی تصویر لی۔ اس وقت یہ ڈیلیبریٹ تصویر تھی، یہ کوئی ایکسیڈنٹل تصویر نہیں تھی، بلکہ ہمیں یہ پتا تھا کہ زمین کی تصویر لینا ایک لحاظ سے اس اپولو پروگرام کی ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ یہ تصویر، اس کو بلو ماربل بھی کہتے ہیں، اور یہ سب سے زیادہ ریپروڈیوس ہوئی تصویر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تصویر جو ہے وہ سب سے زیادہ اس کی تصویریں آپ کو زمین پر ملیں گی۔ اور اس تصویر کی ایک اور بہت اچھی بات یہ ہے کہ بجائے کہ امریکہ یا سوویت یونین اس کے بیچ میں ہوں، اس کے بیچ میں ہے افریقہ۔ اور افریقہ جو ہے وہ ایک لحاظ سے وہ انسانوں کی جو شروعات کا ایک لحاظ سے کریڈل بھی ہے، کیونکہ انسانوں کی شروعات وہ افریقہ کے کانٹیننٹ سے ہوئی تھی۔ اب جب آپ زمین کو خلا سے دیکھتے ہیں، اس طرح سے پوری زمین جب آپ کو نظر آ رہی ہو، تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ کو وہاں پر سرحدیں یا بارڈرز نظر نہیں آتے۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ امریکہ ہو یا روس ہو یا پاکستان ہو یا انڈیا ہو یا ترکی ہو یا گریس ہو، یہ آپ کو ایک زمین نظر آتی ہے۔ بلکہ آرتھر سی کلارک جو سائنس فکشن رائٹر ہیں، ان کا خیال تھا کہ یہ جو اپولو 8 کی ارتھ رائز کی تصویر ہے، یہ اتنی سگنیفیکنٹ ہوگی کہ جو بچے اس کے بعد پیدا ہوں گے وہ اس پلینٹ کے سٹیزنز ہوں گے، کیونکہ سرحدیں باقی نہیں رہیں گی۔ وہ ذرا غلط اس لحاظ سے ثابت ہوئے، انسان جو ہیں وہ کافی کیپیبل ہیں ایک دوسرے سے لڑنے کے سلسلے میں۔ لیکن اسی قسم کے پرسپیکٹو کو بعد میں وہ جو وویجر اسپیس کرافٹ نے بہت دور جا کر، نیپچون کے بھی آگے جا کر جب اس نے مڑ کے زمین کی تصویر لی تھی، تو وہ ایک ڈاٹ، ایک نقطہ نظر آیا تھا، جس کو پھر کارل سیگن نے مشہور کیا ایک لحاظ سے پیل بلو ڈاٹ یا ہلکی نیلی دنیا۔ تو یہ ایک پرسپیکٹو اس کا یہ آتا ہے کہ زمین کی کوئی سرحدیں نظر نہیں آتی۔ مگر اگر آپ ارتھ رائز یا بلو ماربل والی زمین کی تصویر دیکھیں تو اس میں آپ کو ایک اور پرسپیکٹو بھی نظر آئے گا۔ وہ یہ ہے کہ ہماری زمین جو ہے وہ کتنی نازک ہے، ایک لحاظ سے اس کے گرد جو ایٹماسفیئر ہے وہ کتنا تھن ہے، جس کی وجہ سے اس کے اندر جو ہے زمین کے اوپر جو ہے وہ زندگی تھرائیو یا زندگی جو ہے وہ سروائیو کر سکتی ہے۔ ایک لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو ہماری زمین جو ہے وہ ایک لحاظ سے اسپیس شپ ہے جو اس ڈارک اسپیس کے اندر فلوٹ کر رہی ہے۔ ایک لحاظ سے یہ جو اپولو کی تصویریں تھیں، انہوں نے ہماری زمین کو ایک سیارہ بنا دیا، یا ہماری زمین کو ایک لحاظ سے ایک اسپیس شپ بنا دیا۔ اب اپولو پروگرام کو تو تمام فوکس جو تھا وہ تو چاند کے اوپر جانا اور چاند کے اوپر تھا، لیکن یہ جو زمین کی تصویریں تھیں ایک لحاظ سے وہ الٹیمیٹلی زیادہ پاورفل ثابت ہوئیں۔ بلکہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جو تمام اپولو پروگرام کی جو کاسٹ تھی، جو بے انتہا ایکسپینسو پروگرام تھا، وہ ان تصویروں کے لینے کی وجہ سے ایک لحاظ سے آپ اس کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں۔ اب یہ جو میں پرسپیکٹوز کی بات کر رہا ہوں، سرحدوں کا نہ ہونا اور زمین کی یہ جو آپ اس کی فریجائل یا نازک پن آپ کو نظر آنا، یہ اس کو ایک نام دیا گیا ہے دی اوور ویو ایفیکٹ۔ یہ ایک آتھر ہیں فرینک وائٹ کے نام سے، انہوں نے بہت سارے یہ جو ایسٹروناٹس تھے جو اپولو کے اور اس کے بعد جو لو ارتھ آربٹ میں بھی گئے، انہوں نے ان لوگوں کے انٹرویوز کیے اور انہوں نے یہ دیکھا کہ ایک لحاظ سے جن ایسٹروناٹس نے زمین کو خلا سے دیکھا ہے، بہت سارے جو ہیں اس سے بے انتہا متاثر ہو جاتے ہیں اور یا ہوئے ہیں۔ اسی وجہ سے انہوں نے کہا کہ یہ ایک آپ کا ایک پرسپیکٹو بدل دیتا ہے جب آپ زمین کو آپ پوری طرح سے
दूर से देखते हैं। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग ज़मीन के ऊपर, जो खला में नहीं भी गए, मैं भी नहीं गया और बहुत सारे आप लोग हैं, आप लोग भी खला में नहीं गए, उनका ख्याल ये है कि जो लोग इस पर्सपेक्टिव को अप्रिशिएट करते हैं, उन्होंने उसका नाम दिया टेरानॉट्स। उनका टेरानॉट्स वो लोग हैं जो इस ग्लोबल कॉस्मिक पर्सपेक्टिव को, कि ज़मीन जो है न सिर्फ वो एक बहुत ही छोटी सी जगह है, बल्कि ये जो ज़मीन है उसके ऊपर जो ज़िंदगी है वो बहुत ही फ्रेजाइल है, बहुत ही नाजुक है, और इन चीज़ों को अप्रिशिएट करना बेइंतहा ज़रूरी है। अब मुझे उम्मीद है कि आप में से कुछ लोग जो हैं उनको खला में जाने का मौका मिलेगा और एस्ट्रोनॉट्स वो बनेंगे। लेकिन मेरी ज़्यादा उम्मीद यह है कि तमाम लोग जो हैं, जो ये वीडियो देख रहे हैं, वो इस पर्सपेक्टिव को अप्रिशिएट करें और कम से कम वो टेरानॉट्स ज़रूर बने। अब हम वापस आते हैं जहां से मैंने बात शुरू की थी, विलियम शैटनर की, जो स्पेस में गया और उसके बाद उनके ख्यालात जो हैं ज़मीन के सिलसिले में वो क्या थे। तो अभी उन्होंने रिसेंटली जो किताब आई उसमें उन्होंने लिखा कि इट वॉज अमंग द स्ट्रॉन्गेस्ट फीलिंग्स ऑफ ग्रीफ, अफसुर्दगी, आई हैव एवर इनकाउंटर्ड। द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द विशस coldness of space and the warm nurturing of earth below filled me with overwhelming sadness. Every day we are confronted with the knowledge of further destruction of earth at our hands, the extinction of animal species, of flora and fauna. Things that took 5 billion years to evolve, and suddenly we will never see them again because of the interference of mankind. It filled me with dread. My trip to space was supposed to be a celebration. Instead, it felt like a funeral. ये एक मेन चीज़ है कि एक लिहाज से जो हमारे इंसानों की जो एक्शंस हैं उसकी वजह से बहुत सारे स्पीसीज जो हैं वो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं। बहुत सारी जो क्लाइमेट है, जो हमें पता है कि क्लाइमेट जो है वो बदल रही है, पाकिस्तान के सैलाब जो हैं रिसेंटली, ये उसका एक एग्जाम्पल है, ये क्लाइमेट चेंज की वजह से आया। लेकिन हमें अपने सैयारे का ख्याल करना ज़रूरी है। तो जो विलियम शैटनर जिसकी इसकी बात कर रहा है कि ज़रा आप सोचें कि ये जो हमारी ज़मीन के ऊपर ज़िंदगियां हैं वो 5 अरब 4.5 अरब साल की एवोल्यूशन का रिजल्ट है, और इंसान जो हैं जो ऑल्सो जो एवोल्यूशन का हिस्सा हैं, लेकिन इंसानों के जो एक्शंस हैं वो बहुत सारे ये जो स्पीसीज हैं उनका वो इख्तिताम करते चले जा रहे हैं। इस वजह से विलियम शैटनर को एक लिहाज से गम हुआ, या उनको ऐसा लगा कि ये एक ज़मीन को खला से देखने का एक लिहाज से उनको एक जनाजे जैसी फीलिंग आई। अब अगर आपको मौसीकी का भी ज़रा शौक हो तो एक बहुत लेजेंडरी म्यूजिशियन है ब्रायन इनो के नाम से। उनकी जो नई एल्बम है जो अभी आई, जिसका नाम है फॉरएवर एंड एवर नो मोर, इसमें कोई गैप्स नहीं है इस लफ्ज़ में, वो इसी चीज़ के ऊपर है। आप प्लीज़ ज़रूर चेकआउट करें उनका म्यूज़िक, क्योंकि उसमें भी यही सेंटिमेंट्स हैं, बल्कि कुछ गाने जो हैं उसमें जो लिरिक्स हैं वो इसी चीज़ के ऊपर हैं कि देखिए ज़मीन पर ज़िंदगी को कितनी मुश्किल से वो यहाँ तक पहुँची है और कितने आराम से इंसानों के एक्शंस जो हैं वो उसको तबाह कर रहे हैं। बल्कि ब्रायन इनो का कहना ये था कि उनके एल्बम जो है उसके साथ जो नोट्स हैं, उन्होंने ये कहा कि आई एम मोर एंड मोर कन्विंस्ड दैट आवर ओनली होप ऑफ सेविंग आवर प्लैनेट is if we begin to have different feelings about it. Perhaps if we become re-enchanted by the amazing improbability of life. ये re-enchantment का मतलब ये है कि हमें दोबारा से ज़रा ये सोचना चाहिए कितनी अजीब सी चीज़ है, कितनी अमेजिंग चीज़ है कि ज़िंदगी जो है वो यहाँ पर इस तरह से बनी और complex life भी evolve हुई. Perhaps if we suffered regret and even shame at what we have already lost. Perhaps if we felt exhilarated by the challenges we face and what might yet become possible. Briefly, we need
to fall in love again, but this time with nature, with civilization, and with our hopes for the future. یہ ایک زبردست میسج ہے کیونکہ خالی ایک ڈاؤن ورڈز نہیں بلکہ اس میں یہ بھی ہے کہ ہم ابھی بھی کچھ کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں کرنے کے لیے ہمیں واقعی ہمیں تمام زندگی کو اپریشیٹ کرنا جو ہے وہ ضروری ہوگا۔ تو یہ جو برائن اینو کی نئی البم ہے میں اس کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا۔ اب یہ ایک خوبصورت کانٹراسٹ ہے، یہ جو جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ اور ہبل اسپیس ٹیلیسکوپ یہ ہمیں بتاتی ہیں کہ ہماری کائنات جو ہے وہ کتنی بڑی ہے، کہ اس میں 100 ارب سے بھی زیادہ کہکشائیں موجود ہیں اور ٹریلین سے بھی زیادہ سیارے۔ تو ایک لحاظ سے یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہماری جو زمین ہے وہ کتنی انسگنیفیکنٹ ہے، لیکن پھر یہ جو زمین کی ہم تصویر دیکھتے ہیں اور اس کا ہمیں نازک پن نظر آتا ہے اور اس میں ہمیں زندگی نظر آتی ہے، تو ایک لحاظ سے ہمیں اس کی اپریسیشن ہوتی ہے کہ یہ کتنی خوبصورت جگہ ہے۔ لیکن یہ جو ہمارے اپنی زمین کا حال ہے جو انسانوں کے ایکشنز کی وجہ سے ہے، ایک لحاظ سے وہ یہ سوال اٹھاتا ہے کہ انسان جو کہ دوسرے سیاروں کی طرف جانا چاہتے ہیں، اور میرا خیال ہے ہمیں جانا چاہیے، لیکن کیا وہ ڈیزرو کرتے ہیں یا نہیں؟ کیونکہ اگر ہم اپنے پلانٹ جہاں پر ہماری اپنی اوریجنز ہیں، اگر ہم اسی سیارے کا خیال نہیں کر پاتے تو کیا ہم ڈیزرو کرتے ہیں کہ ہم کسی اور سیارے کے اوپر جائیں؟ اب میری خواہش یہ ہے اور امید بھی یہ ہے کہ انسان یا ہمارے جو ڈسینڈنٹس ہیں وہ انٹر پلانٹری یا انٹرسٹیلر سپیسیز بن جائیں، یعنی کہ وہ دوسرے سیاروں کے اوپر جانا شروع کر دیں۔ لیکن میری دعا ایک لحاظ سے یہ ہے کہ ہم دوسری جگہوں کے اوپر تو جائیں، لیکن ہم اپنے سیارے کے اوپر ایک اچھی مثال قائم کریں کہ ہم نے اپنے سیارے کا خیال رکھا۔